नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन और सबसे पहले बदलते मौसम की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 5 बजे से ही मौसम बदला हुआ नजर आया। आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश हो रही है और आंधी की वजह से सड़कों पर कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रही है। और तूफानी हवाओं की वजह से आज जो हवाई यातायात है वो भी प्रभावित हुआ, वो भी थोड़ा बाधित हुआ और कई विमानों की लैंडिंग में देरी इसकी वजह से हो रही है, तो कई विमानों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि दिल्ली वासियों को गर्मी से बड़ी राहत इसकी वजह से मिलेगी, लेकिन जो आंधी तूफान की वजह से पेड़ गिरे हैं उससे थोड़ी परेशानी भी जरूर हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है। आईएमडी ने ट्वीट करके अगले 2 घंटे बारिश होने की संभावना जो है फिलहाल दिल्ली में जताई है। हमारे साथ महेश पलावत हैं, मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट। उनसे बात करते हैं। महेश जी, आज का मौसम जो देखा दिल्ली वालों ने, उसको लेकर आपका आगे का क्या अंदेशा है? कितने वक्त तक ये ऐसा मौसम रह सकता है? ये हमने भी बता दिया था 2-3 दिन पहले से ही कि 23 तारीख को काफी अच्छी बारिश होगी। तो अभी ये पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो अभी कम से कम 1 या 1.5 घंटे तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रहेगी। हालांकि बारिश की अब इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो मेन बैच है वो निकल चुका है और ये अब उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है। तो टेम्परेचर गिर गए हैं और हवाएं तेज हैं, लेकिन तेज हवाएं चलती रहेंगी और हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और बिजली की गरज चमक भी कम से कम 1-1.5 घंटे तक जारी रहेगी। और तापमान में जो बदलाव है, ये थोड़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि पिछले वक्त से जो हम गर्मी देख रहे हैं, या फिर ये थोड़े वक्त में जो है मौसम सामान्य हो जाएगा, फिर से वही गर्मी? देखिए, दोपहर तक तो धूप निकल आएगी, लेकिन तापमान एकदम तेजी से नहीं बढ़ेगा। जो हीट वेव चल रही थी पूरे भारत में, वो अवेट हो चुकी है। और अब कल भी, क्योंकि जब मॉइस्चर आ जाता है एटमॉस्फेयर में और जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो फिर गरजने वाले बादल बन जाते हैं और बारिश और आंधी की संभावना रहती है। तो कल भी 24 तारीख को भी कुछ इलाकों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी की, हालांकि इससे बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसको अभी बढ़ने में 2-3 दिन लगेंगे। तो अब कह सकते हैं कि मई के महीने में हीट वेव आने के चांसेस बहुत कम है अब। और मानसून को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या गर्मी फिर वही, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा देखी हमने कुछ दिनों में, तो इससे थोड़ी राहत मिलेगी आने वाले वक्त में, या फिर मानसून में तो वक्त पे आने की जो है संभावना है इस बार? देखिए, इस बार जो मानसून है अंडमान सागर में पहले आ गया है, 22 तारीख की जगह 16 तारीख को आ गया। और उसी तरह केरल में भी हमारा अनुमान है कि 26 तारीख के आसपास पहुंचना चाहिए, जबकि 1 जून को पहुंचता है। उसके बाद जो उसकी प्रोग्रेस है काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दिल्ली में हालांकि जून के एंड में पहुंचता है, तो अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन जो गर्मी है वो जून में फिर से आ सकती है, यानी कि। लेकिन जो पिछले दिनों में हमने बहुत ज्यादा भीषण गर्मी देखी थी, उस तरह की गर्मी अब देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, तो थोड़ी राहत जरूर मिली है इस बारिश से। और आज तो कम से कम थोड़ा आपको इससे राहत ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सुबह बारिश हुई है और जैसे कि महेश जी बता रहे हैं, 1 से 2 घंटे का अंदेशा है कि बारिश हो सकती है। शुक्रिया महेश पलावत जी आपका हमसे बात करने के लिए। परिमल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। परिमल, सुबह से बहुत तेज हवाएं और बारिश देखने को मिली है। फिलहाल कहीं पर कोई नुकसान होने की खबर तो नहीं है इससे? देखिए, नुकसान की बात तो होती है इस तरह के मौसम में कि जब विंड की स्पीड हमें बताई गई आईएमडी की तरफ से कि करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही है तविश। और आम दिनों में जो अगर मौसम बहुत अच्छा होता है तो करीब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। तो जब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी तो कुछ वैसे पेड़ भी उखड़ते हैं जो जड़ से थोड़े कमजोर होते हैं। ऑपरेशन पे भी असर पड़ता है और खासतौर पर फ्लाइट के ऑपरेशन पे असर पड़ता है। इसी को लेकर डायल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जिन भी यात्रियों को फ्लाइट लेनी है वो पहले से पता करके तब 5:15 बजे ये एनसीआर में ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जब इस तरह के मौसम के हालात बने थे। करीब 3 घंटा के आसपास का वक्त हो गया और आईएमडी के मुताबिक जो हमें जानकारी अभी मिली है, करीब 40 मिनट में मौसम सामान्य हो जाएगा। मतलब जिस तरह की तेज हवाएं चल रही हैं, तो 40 मिनट में अनुमान लगा के चलना चाहिए कि मौसम जो है वो ठीक हो जाएगा। कल भी हमने देखा था कि अलवर के आसपास कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी थी शाम के वक्त में। तो गर्मी के मौसम में आमतौर पे इस तरह के थंडर स्टॉर्म बहुत सामान्य होते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी बात होती है, तो उससे हालात जरूर बने। लेकिन 1 घंटे मान के चले तो 1 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। अच्छा, फ्लाइट को लेके जो परिमल खबर थी कि वहां पर थोड़े रूट डाइवर्ट करने पड़े क्योंकि हवाएं बहुत तेज थी, वो अभी सब सामान्य हो गया?
नहीं, अभी सामान्य नहीं हुआ है क्योंकि अभी संख्या भी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन जरूर ऐसे मौसम में दिक्कत जरूर आती है। और इसी के मद्देनजर जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसने ये जानकारी दी है कि जिन किसी यात्रियों को, मुसाफिरों को फ्लाइट लेनी है सुबह के वक्त में, वो पता करके जाएं, क्योंकि डिले बहुत सामान्य सा हो जाता है जब ऐसे मौसम में ऑपरेशन करने में दिक्कत आती है, या तो लैंडिंग की बात हो या फिर टेक ऑफ की बात हो, तो उसमें दिक्कत आती है। आखिर कितनी फ्लाइट पे असर पड़ी है वो कुछ वक्त में संख्या आ जाएगी। और निश्चित तौर पे जब मैंने कहा ताबिश की 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा पालम और सफदरजंग में जो आईएमडी का बहुत जहां से ये लोग तय करते हैं कि आखिर दिल्ली में या एनसीआर में किस तरह की स्थिति है, तो वहां पे दर्ज की गई है। तो ऑपरेशन पे असर जरूर पड़ा है। कुछ वक्त में जब स्थिति सामान्य होगी तो ऑपरेशन भी सामान्य हो जाएंगे। और क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ी राहत तो जरूर गर्मी से मिली, लेकिन इस वक्त ऑफिस जाने का भी वक्त होता है लोगों का, तो कहीं पर ट्रैफिक को लेकर कोई समस्या देखने को मिल रही है? देखिए, कुछ जगहों से ये भी खबरें हैं कि कुछ पेड़ मुमकिन है कि कहीं कहीं पे सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, हम आमतौर पे भी देखते हैं कि उखड़ते हैं। कितनी ऐसी संख्या है या कहाँ पे दिक्कत है, इसको लेकर सुबह में ट्रैफिक कुछ वक्त बाद ताबिश वो हालात बनते हैं जब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। अभी रोड सामान्य तौर पे बहुत कम ट्रैफिक होता है, लेकिन अगर पेड़ गिर जाए तो दिक्कत जरूर आती है। तो ऐसे मौसम में जब डस्टी स्टॉर्म वाली बात हो, डस्टी विंड वाली बात हो, तो पेड़ भी उखड़ते हैं, तो उसको लेकर दिक्कत हो सकती है। लेकिन विभाग जो है ऐसे मौसम में अलर्ट पे रहता है और उन सब चीजों को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। तो थोड़े वक्त और मौसम जो है ऐसा रह सकता है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बाद सामान्य हो जाएगा। और सुबह सुबह जब तेज़ हवाएं और बारिश हुई तो थोड़ी गर्मी से राहत ज़रूर लोगों को मिली। हालांकि इसका फ्लाइट पर फर्क थोड़ा पड़ा, कुछ विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा, तेज़ हवाएं काफ़ी थीं और उसके बाद तापमान में ज़रूर गिरावट दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज पीएम मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने वहां पहुंचे बच्चों से भी बात की। आपको बता दें कि जापान में भारतीय मूल के करीब 40,000 लोग रहते हैं और यहाँ पर क्वाड समिट में भी कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है वो होनी है और यहाँ पर बातचीत भी जो दूसरे मुल्क के प्रमुख हैं उनसे पीएम मोदी की होनी है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी बताइए, इस बार की क्वाड मीटिंग में क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर सबका जोर है? देखिए, ये दूसरी बार ऐसा है कि जब इन पर्सन मीटिंग हो रही है और इससे पहले मार्च में मीटिंग क्वाड की हुई थी। पीएम मोदी इसके लिए जापान पहुंच चुके हैं और जो भारतीय हैं वहां पर बसे हुए, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। और इसके साथ ही पीएम मोदी का करीब 40 घंटे में काफी व्यस्त ये कार्यक्रम रहने जा रहा है। 2 दिन की इनकी यात्रा है और इसमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। इसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उनकी एक बायलैटरल मीटिंग होनी है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित एंथनी एल्बनीज हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होने जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड इस सम्मेलन में इस बार जो है इंडो पैसिफिक में जिस तरह से इलीगल फिशिंग की जाती है और खासतौर से चीन की तरफ से ये होती है, 80 से 90% इसमें चीन की ओर से होती है, तो उसको कैसे रोका जाए इसके बारे में भी विचार होगा। एक समझौते पर भी दस्तखत हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो बायलैटरल मीटिंग होनी है उसमें भी आपसी रिश्तों को बढ़ाने पर विचार होगा। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पीएम मोदी से चर्चा होगी। इससे पहले भी इस बारे में चर्चा बाइडेन की और पीएम मोदी की हो चुकी है और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, ये अमेरिका की ओर से कहा गया है। साथ ही भारत ने जिस तरह से गेहूं निर्यात को रोका है उसको लेकर के भी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी से बात करेंगे, ऐसा अमेरिका के पक्ष की ओर से कहा गया है। दूसरी तरफ जापान के साथ भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। जब पिछली बार किशिदा यहाँ पर भारत आए थे तो करीब 5 ट्रिलियन जापानी येन का भारत के साथ समझौता किया गया था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें आगे किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए इस बारे में चर्चा की जाएगी। करीब 40,000 भारतीय भी जापान में रहते हैं, तो पीएम मोदी उनके साथ भी चर्चा करेंगे इस यात्रा के दौरान। तो ये उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने जा रहा है।
अखिलेश जी, इस लिहाज से भी क्वाड पर सबकी नजर रहती है क्योंकि चीन को ये ज्यादा पसंद आता नहीं है और चीन को लेकर जो विस्तारवादी नीति है उस पर सबकी नजर रहती है। तो एक तरीके से मैसेज चीन को भी यहाँ से जाएगा। और दूसरा, जो बायलैटरल मीटिंग्स होनी है यहाँ पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी पीएम की मुलाकात होनी है, उसमें रशिया और यूक्रेन को लेकर भी यहाँ पर कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बात सामने आ सकती है चर्चा में। जी निश्चित तौर पर जो पहला आपका सवाल था चीन को लेकर के, जैसे मैंने कहा है कि इंडो पैसिफिक में जो इलीगल फिशिंग होती है चीन की ओर से, उस पर रोक लगाने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की बात हो रही है, जिस पर की समझौता हो सकता है इस क्वाड की बैठक में। इसके साथ साथ चीन की भी नजर है इस क्वाड की बैठक पर, क्योंकि चीन की ओर से बयान आया है, उन्होंने काफी तीखा हमला चीन ने किया है और कहा है कि ये अमेरिका की कोशिश है इस पूरे इंडो पैसिफिक को चीन के खिलाफ मोड़ने की, और ये स्ट्रेटेजी जो है कामयाब नहीं हो पाएगी, ये चीन ने दावा किया है। दूसरी बात ये भी है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें भारत ने जिस तरह की न्यूट्रल पोजीशन ली है उसको लेकर के अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश अपनी बात कहते आए हैं, लेकिन भारत ये कह चुका है कि उसकी जो विदेश नीति है वो इंडिपेंडेंट है और वो किसी के दबाव में आकर के कोई फैसला नहीं करेगा। ये बात जरूर है कि जो बातचीत अभी तक हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की, उसमें विस्तार से इस बारे में चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर भी बातचीत हुई है। 2+2 जब हुआ था उस दौरान भी एक संक्षिप्त बातचीत दोनों नेताओं के बीच में हुई थी और अब एक बार फिर से ये बायलैटरल मीटिंग होगी। अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने बातचीत में, पत्रकारों से बातचीत में ये कहा है कि ये बातचीत जो रूस यूक्रेन को लेकर के चल रही है दोनों ही नेताओं के बीच में, ये एक कंटिन्यूएशन में आगे भी इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। शुक्रिया अखिलेश जी आपका सब जानकारी के लिए। तो क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी जो है जापान में है और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा होगी। एक तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो हस्तक्षेप है उसको लेकर तमाम मुल्कों की नज़र है और जो बाइडेन से भी पीएम की मुलाकात होनी है तो वहाँ पर भी सबकी नज़र है कि क्या वहाँ पर बात होती है रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव है उसको लेकर। आज वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर विवाद मामले में जिला जज फिर से सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई 5 महिलाओं की याचिका जिसमें श्रृंगार गौरी के प्रति प्रतिदिन दर्शन पूजन की मांग की गई थी, इस पर अब जो है की जाएगी। जिला जज फिर से इस मामले को अब देखेंगे और इस सुनवाई में पहले मस्जिद पक्ष की दलील भी सुनी जाएगी जिसमें उनका कहना है कि 5 महिलाओं द्वारा दाखिल की गई ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें मस्जिद पक्ष के वकील अपनी दलील रखेंगे। जिला जज उनकी दलील के बाद हिंदू पक्ष से उनकी आपत्ति मांग सकते हैं या फिर इसके लिए समय भी दे सकते हैं। इससे पहले ज्ञानवापी केस जो है वो जिला जज को ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि जिला जज पहले मुस्लिम पक्ष की अपील पर जो है अर्जी पर फैसला करें और देखा जाए कि कहीं ये 1991 के पूजा स्थल कानून का उल्लंघन तो नहीं है। उधर 17 मई का अंतरिम आदेश भी यहां पर जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें शिवलिंग वाली जगह की सुरक्षा और नमाज की इजाजत का जिक्र किया गया है। और सर्वे लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आपको बताया कि नाराजगी जताई थी। चुनिंदा लीक बंद होने चाहिए और प्रेस में बातें लीक हो रही हैं, इसकी चर्चा वहां पर हुई थी। ज्ञानवापी सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने 1991 के कानून के तहत किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है, ये जो है कहा। और साथ ही भी कि मान लीजिए कि एक पारसी मंदिर के कोने में एक क्रॉस है, तो क्या क्रॉस की मौजूदगी उस जगह को ईसाई बना देगी? ये हाइब्रिड चरित्र अज्ञात नहीं है और अगर कहाँ अग्यारी जो कि पारसी पूजा स्थल है और क्रॉस मिलते हैं तो 2 धर्मों का अस्तित्व ये बताते हैं। तो अब इस मामले को लेकर जो जिला अदालत है वो इसको देखेगी और आज इस पर सुनवाई होनी है, जहां पर जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी बात इसमें रखेंगे। उधर दिल्ली में ऐतिहासिक कुतुब मीनार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा खुदाई कराए जाने का दावा पूरी तरह से फर्जी निकला है। आज दिन भर कई मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो इसको लेकर आपको बताएं कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि संस्कृति विभाग ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।
जो भी बाहर मीडिया में बहुत कुछ चलता है, मगर हमारा कल्चर डिपार्टमेंट के आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया के द्वारा कोई निर्णय नहीं हुआ है। कोई अभी तक कोई भी कोर्ट हमारे को कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए वो चर्चा करने का सवाल ही नहीं है हमारा तरफ से। उसके ऊपर आपका क्या? हमारा कोई राय नहीं है, वो हमारा ऐसा कोई स्टैंड नहीं है कि सरकार का, हमारा कोई चर्चा भी नहीं है, कोई निर्णय भी नहीं है। अलग अलग लोगों में अलग अलग बात करते रहते हैं, मगर हमारे पास कोई निर्णय नहीं, निर्णय लेने के बाद जरूर बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह करीब 5 बजे से ही मौसम बदल गया है और आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश हो रही है। आंधी की वजह से सड़कों पर कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। तूफानी हवाओं की वजह से आज हवाई यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। तेज हवाएं भी आज चली और बारिश भी कई जगहों पर देखने को मिली है। परिमल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते साथ जानकारी के लिए। परिमल, 1 से 2 घंटे का वक्त बताया गया था इस मौसम को लेकर, फिलहाल क्या स्थिति है? मौसम सामान्य हो गया है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा तेज हवाएं तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन जैसा हमारी और आपकी बातचीत कुछ वक्त पहले हुई थी ताबिश, उसमें ये करीब 40-45 मिनट का वक्त कहा गया था जिसमें हालात सामान्य हो जाएंगे। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत तेज हवाएं नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पे ऐलान आईएमडी कुछ वक्त में कर बाकी मौसम स्टेबल हो गया है क्या। लेकिन ये भी जानकारी मिली थी कि जो आम दिनों में जब मौसम बहुत ठीक ठाक होता है तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। लेकिन आज सुबह के 5:15 बजे जब ये मौसम थोड़ा सा बदला तो उसमें 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं भी चली हैं, जहां पे सफदरजंग और पालम में इसको रिकॉर्ड किया गया है। और 5:15 से अगर 9 बजे के आसपास की बात माने या 8:30 अभी बज रहे हैं तो करीब 3 घंटे 3.25 घंटे का वक्त निकल चुका है। और इसमें यह भी बताया गया था कि ऐसे मौसम में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे मौसम होते हैं जहां पे थंडरस्टॉर्म की बात आती है, बारिश भी होती है। जो बहुत कमजोर पेड़ होते हैं वो उखड़ते भी हैं। तो दिल्ली एनसीआर में खास तौर पे इसका एक असर जो है वो पड़ा जरूर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और घर से लेकर आप कहेंगे तो हवाई यात्रा तक भी, यातायात के साधनों पर भी असर पड़ा है, क्योंकि घर में जब इस तरह की हवाएं चलती हैं, जब मौसम बदलता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो आपकी सप्लाई भी कट करता है। और दूसरी तरफ एयरपोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी मुसाफिर फ्लाइट पकड़ने के लिए आ रहे हों वो पहले ये जानकारी जुटा लें कि उनके फ्लाइट की स्टेटस क्या है, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत लाजमी हो जाता है जब उसको या तो कुछ वक्त के लिए रोकना पड़े या जब कोई आ रहा हो तो डाइवर्ट करना पड़े। तो ये सब बहुत सामान्य सी घटना हो जाती है जब मौसम बदलता है। तो उसको लेकर कोई अपडेट आया परिमल? क्योंकि विमानों की आवाजाही पर कुछ फर्क पड़ा है, क्योंकि हवाएं तो अब थोड़ी कम हुई हैं जो जितनी सुबह तेज चल रही थी उससे। देखिए, सुबह से कई सारी फ्लाइट्स होती हैं ताबिश, तो उस पर असर जरूर पड़ा होगा जी। लेकिन ये आंकड़ा अभी तक डायल की तरफ से साझा नहीं किया गया है कि आखिर वो कितनी फ्लाइट है। कुछ वक्त मुमकिन है कि वो आंकड़ा आ जाएगा, लेकिन ये सीधे तौर पे बात जाहिर होती है जब मौसम बदलता है, इस तरह के मौसम में थंडरस्टॉर्म की बात आती है तो एहतियातन जो इस तरह की गतिविधि है वहां पे जहां कहीं भी एहतियात बरतने की जरूरत होती है वो बरती जाती है। और इसी वजह से फ्लाइट पर भी सेवाओं पर असर पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे मौसम में उसका संचालन बहुत सही तरीके से नहीं कर सकते। यही बड़ी वजह है कि ट्वीट करके ये जानकारी तो जरूर दी गई, लेकिन नंबर को लेकर कुछ वक्त में जानकारी आ जाएगी कि आखिर वो नंबर कितने थे जिसपे असर पड़ा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी मैं देख रहा था तो अभी तक उनकी वेबसाइट पे भी कुछ ऐसा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगहों से खबरें जरूर आई हैं दिल्ली एनसीआर में कि पेड़ जो हैं, जो हल्के पेड़, छोटे पेड़ होते हैं, वो जो है उखड़े। चलिए, तो थोड़े वक्त के लिए सही मौसम खराब हुआ था दिल्ली एनसीआर में, अब थोड़ा सामान्य होने की तरफ है। शुक्रिया परिमल आपका सब जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उपाध्यक्ष और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह ने कल घर वापसी करते हुए टीएमसी में वापसी कर ली है। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनके लगातार आवाज उठाने के बावजूद बंगाल में झूठ नीति की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी संगठन फेसबुक तक सीमित रह गया है और एसी कमरों में बैठकर सियासत नहीं की जा सकती। अर्जुन सिंह के पार्टी छोड़ने पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल की राजनीति में ये सब चलता रहता है और अर्जुन सिंह दबाव नहीं झेल पाए। उन पर प्रशासन का बुलडोजर ऐसा चला कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। घोष ने यह भी कहा कि वो विधायक के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे और सांसद के तौर पर वापस जा रहे हैं।
बीजेपी के संगठन में सिर्फ फेसबुक का संगठन है और वहाँ काम करने में असुविधा है, इसलिए ये समस्या हो। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़े बड़े अगर यहाँ से क्लियरेंस होगा तो बता दिया जाएगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। शुरुआत हम मौसम से कर रहे हैं। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। तेज हवाओं आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है और अब भी रह कर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है ताबिश, लेकिन जो आंधी आई उसकी वजह से सड़कों पर कई पेड़ भी गिर गए हैं। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हुई है। जिनका खास तौर पर सुबह के वक्त ऑफिस होगा उनको परेशानी ज़रूर हुई होगी, जिससे ट्रैफिक पर असर दिखा है। और तूफानी हवाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ आज सुबह चली दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के नज़दीकी शहरों में, और इसकी वजह से जो कई विमान हैं उनकी लैंडिंग में भी देरी हुई दिल्ली एयरपोर्ट पर, और कई विमानों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया। हालांकि दिल्ली वासियों को गर्मी से ज़रूर यहाँ पर बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप तापमान देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में था, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। थोड़ी परेशानी ज़रूर ख़राब मौसम से हुई है। और ये बताया जा रहा था कि सुबह 8-9 बजे के आसपास तक अब जो है मौसम में सुधार देखने को मिलने लगेगा और अब हालात थोड़े सामान्य भी होने लगे हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश और उसके पहाड़ी इलाकों में भी बारिश जो है वो हो रही है। और मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आज दिन भर इन इलाकों में, दिल्ली के आसपास और शहरों में बारिश हो सकती है। और अब जैसे जैसे ऑफिस का समय आएगा ताबिश, अब लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि बारिश के चलते अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम हो जाता है और तस्वीरें भी आने लगी हैं। लोग जैसे जैसे अपने घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं थोड़ा गाड़ियां जो हैं जमा होने लगी हैं सड़कों पर, क्योंकि अब ऑफिस का वक्त है और इस वक्त भारी संख्या में जो है वाहन होते हैं सड़कों पर, और कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे, क्योंकि अदिति हवा जो है उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सुबह 60 से 70 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो बताई जा रही है हवा की। हमारे साथ परिमल है। परिमल, सुबह तो बहुत तेज़ हवा थी और बारिश भी कई जगह पर हुई। आप भी थोड़ी देर पहले बता रहे थी कि सुबह कितनी परेशानियां जो है वो आई, लेकिन फिलहाल अब क्या स्थिति है मौसम की? और दूसरा ये भी क्यों कई जगह पर पेड़ भी गिरे, तो उससे ट्रैफिक में भी थोड़ी समस्या कहीं आ रही है? देखिए, आसमान से लेके सड़क तक पर यह समस्या है ताबिश, और आपने बताया और हमारी आपकी बातचीत सुबह से हो रही है। इसमें सड़क पे समस्या, लेकिन अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें करीब 50 से ज्यादा फ्लाइटों पे असर पड़ा है। आने जाने वाली जो फ्लाइटें हैं, या तो यहाँ से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान वहाँ फिर उतरने वाली थी, और करीब 50 फ्लाइटों पे असर पड़ा है। रही बात वहाँ पर मौसम की, अभी फिलहाल हवाएं नहीं चल रही है, जैसा मौसम विभाग ने हमें बताया था और हमने सुबह ही बताया था कि अब जो आंधी जैसा माहौल है या तेज हवाएं चल रही है जो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, वो सामान्य हो जाएंगी। वो अभी फिलहाल वैसी ही स्थिति है, हवाएं बहुत तेज नहीं चल रही है। लेकिन मौसम बारिश को लेकर थोड़ा सा ये है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, तो उसको लेकर असर पड़ता ही है। अगर बारिश होती है तो ट्रैफिक पे असर बहुत लाजमी हो जाता है। लेकिन सुबह करीब 5:15 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें कई जगहों पर लोगों को दिक्कत आई है, चाहे एयरपोर्ट वाले लोग हों या फिर चाहे सड़क पे चलने वाले लोग हों या फिर जो अपने कॉलोनी में रहने वाले लोग हों। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी आमतौर पे ऐसे वक्त में कट की जाती है। बिल्कुल। परिमल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसे मानसून की दस्तक कहा जा सकता है? नहीं, फिलहाल अभी इसे मानसून को लेकर नहीं जोड़ा जा रहा है अदिति, क्योंकि मानसून आने में थोड़ा सा वक्त है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि गर्मी जब होती है, तरह के हालात बनते हैं जहाँ पे थंडर स्टॉर्म की बात आती है या फिर जो बारिश है या बूंदाबांदी है, उस तरह के हालात बनते हैं। और ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी जिक्र मौसम विभाग ने सुबह बातचीत जब हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा। लेकिन इसको लेके मानसून आने में थोड़ा सा वक्त है अभी। जून के आखिर तक ये बताया जा रहा है, 20 जून के आसपास या उसके बाद मानसून दस्तक देगी, तो उससे नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये जो हालात बने हैं जिस तरह के, जिसमें तेज हवाएं चली हैं, तो कई जगहों पर इसका असर बहुत लाजमी हो जाता है। जो हल्के पेड़ होते हैं वो उखड़ते हैं, जो यातायात के साधन होते हैं वहां पर असर पड़ता है। तो वो असर जो है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों ने सुबह सुबह जो है वो झेला जरूर है, महसूस जरूर किया है।
बहुत शुक्रिया परिमल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से परिमल जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ सड़क यातायात ही बाधित नहीं हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, हवाई यातायात भी बाधित हुआ है। इस मौसम के चलते 50 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं या तो किसी की लैंडिंग में देरी हुई है या किसी का रूट जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा है। तो यात्रियों को थोड़ी मुसीबत आज ज़रूर झेलनी पड़ रही है इस मौसम के चलते, लेकिन तापमान में गिरावट हुई है। और हम जानते हैं ताबिश की दिल्ली में खासकर तापमान जो है वो 49 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। तो ऐसे में ये एक बड़ी राहत के तौर पर भी मौसम आया है। जी बिल्कुल, अब मौसम थोड़ा सा सामान्य होने लगा है, लेकिन अब आज दिन भर जो है ऐसा मौसम बना रह सकता है जहां हल्की फुल्की बारिश जो है देखने को आपको मिल सकती है। तो तापमान से तो थोड़ी राहत आज कम से कम दिल्ली वालों को, दिल्ली के आसपास के शहरों में लोगों को देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज पीएम मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे और इस मुलाकात के दौरान पीएम ने वहां पहुंचे बच्चों से भी बात की। आपको बता दें कि जापान में भारतीय मूल के करीब 40,000 लोग रहते हैं और प्रधानमंत्री इस दौरे में 20 से ज़्यादा कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ बड़ी मुलाकातें भी उनकी होंगी। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी वो मिलेंगे। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से ये पहली मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। पीएम का ये दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नज़रिए से काफ़ी अहम है। तो टोक्यो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैं टोक्यो पर लैंड कर गया हूं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाला हूं, क्वाड समिट में भी भाग लेना है और वहां रह रहे भारत के लोगों से भी बातचीत करनी है। तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद भारतीय मूल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही वो आपको सुनवाते हैं। 3 भाषा लिख दी। मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। बहुत खुशी है, बहुत वेट किया हमने और इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। और उन्होंने हाथों में हाथ दिया, बिल्कुल मीन्स ऐसे एटीट्यूड कुछ नहीं, ना बहुत मस्त लग रहा है मुझे। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो जापान आए हैं और हमें उनसे मिलने का चांस मिला और हम सच्ची में बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर टोक्यो में रह रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमसे मिलने आए हैं। तो उनसे मिलने के बाद हमारे परिवार का एक मेंबर हमसे मिलने आया है, तो उनसे मिलके हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम वापस अपने भारत में आ गए हैं। उनने कुछ नहीं पूछा पर आशीर्वाद दिया और ऑटोग्राफ दिया। तो कल ये 24 मई को ताबिश ये जो क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन है ये होने जा रहा है और इसमें कई सारी अहम बातें हैं जिन पर सबकी नज़र है। एक तो क्वाड सम्मेलन को लेकर चीन को भी यहाँ से एक संदेश जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके का चीन का हस्तक्षेप रहा है उस पर यहाँ पर ज़रूर सबकी नज़र होगी, क्योंकि चीन पसंद नहीं करता है क्वाड को यहाँ पर अदिति। और ये तमाम जो मुल्क हैं ये एक तरीके से विस्तारवादी नीति चीन की जो है उसको भी मैसेज यहाँ पर जाता है। और दूसरा ये भी कि जो बायलैटरल मीटिंग्स होनी है पीएम मोदी की दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बाकी देशों के, उन पर भी सबकी नज़र होगी। जो बाइडेन से मुलाकात होनी है और वो ऐसे वक्त में जब रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव है और भारत के रिश्ते क्योंकि तमाम मुल्कों से काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको भी देखा जा रहा है कि क्या बात इसको लेकर यहाँ पर होती है। बिल्कुल, तो हम आपको लगातार इस खबर पर अपडेट जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि कई कॉरपोरेट के लोगों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज पीएम मोदी टोक्यो पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग वहां पर पहुंचे, क्योंकि 40,000 के करीब आपको बताएं भारतीय मूल के लोग जापान में रहते हैं और पीएम के स्वागत के लिए ये यहाँ पर पहुंचे। और पीएम ने इस दौरान बच्चों से भी वहाँ पर अदिति बात की है। जो पीएम का अंदाज रहता है जब विदेशी दौरे पर वो होते हैं तो भारतीय लोग उनको रिसीव करने के लिए आते हैं और उनसे वो मिलते भी। बिल्कुल, और ये वो तस्वीरें भी सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, खासकर बच्चों से वो मुलाकात कर रहे हैं।
हम सीधा रुख कर रहे हैं टोक्यो का। जापान में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे मौजूद हैं। अक्षय, ये तस्वीरें हमारी अभी हम देख रहे हैं सामने आई है, प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कल की जो मुलाकात होने वाली है वो काफ़ी अहम होगी क्वाड शिखर सम्मेलन में, जिसमें प्रधानमंत्री की मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। क्वाड के क्या खास एजेंडा रहने वाला है जो क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है उसका, और ये जो क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है उसके बाद जो बाइडेन के साथ पहली मुलाकात होगी, तो काफ़ी अहम होगा ये सब कुछ। जी बिल्कुल अदिति, आपने एकदम ठीक कहा। अगर बात की जाए क्वाड शिखर सम्मेलन की तो ये बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हो रहा है। अगर देखी जाए यूक्रेन की अगर हम बात की करें या फिर अगर हम ताइवान की बात करें तो कई ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका काफी चिंतित है। अगर बात की जाए क्वाड समिट की तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के पूरे शेड्यूल की कि कैसा रहने वाला है उनके 2 दिन। तो प्रधानमंत्री आज सुबह पहुंचने के सीधे बाद कुछ लोगों से मिले। यहाँ पर भारतीय मूल के लोग उनके होटल के पास पहुंचे। हालांकि आज 7:30 बजे जापानी वक्त में भी उन्हें मीटिंग करनी है, मतलब वो मिलेंगे इंडियन डायस्पोरा या फिर भारतीय मूल के जो लोग यहाँ रहते हैं। जैसे कि ताबिश ने कहा तकरीबन 40,000 भारतीय यहाँ पर रहते हैं, तो उन सभी से मिलने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। उसके अलावा कई सारे बिजनेस लीडर्स हैं जिनके साथ मीटिंग की जाएगी। तो क्वाड का एक ये बड़ा एजेंडा ये भी रहने वाला है, वो जो मेन एजेंडा रहने वाला है प्रधानमंत्री का आज का, वो रहेगा इकोनॉमिक रिकवरी और किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। लेकिन जैसा आपने ठीक कहा कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो 3 मीटिंग होने वाली है, बायलैटरल मीट होने वाली है, उसमें सबसे पहले तो जो बाइडेन के साथ में प्रधानमंत्री मिलेंगे, उसमें कई सारे मुद्दों पर बात होगी, चाहे वो चाइना की बात हो या फिर वो यूक्रेन की बात हो, तो इन सभी मुद्दों पर बात होने जा रही है। और उसके अलावा जापान के जो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया के नए चुने हुए प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज़ी, वो खुद क्वाड के लिए आए हैं 2 दिन बाद ही, अपने चुनाव के 2 दिन बाद ही वो क्वाड समिट के लिए आए। और उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत और क्वाड के साथ जो संबंध है उन्हें बढ़ावा देने का उनका काफी ज्यादा उस पर उनका फोकस रहेगा। तो जहां अमेरिका चाहेगा कि इस पूरे के पूरे क्वाड समिट का ज्यादातर फोकस यूक्रेन और रशिया के ऊपर रखा जाए, वही भारत का जहां तक देखा जा रहा है वो उम्मीद यही रहेगी कि इसको ज्यादा से ज्यादा चाइना के ऊपर फोकस किया जाए, चाइना के ऊपर केंद्रित किया जाए। लेकिन क्वाड का जो पूरा एजेंडा रहा है शुरुआत से वो इंडो पैसिफिक रहा है, जिस तरह से चाइना एक तरह से आक्रामक रूप से वहां पर अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं, उसको चेक करने के लिए क्वाड का गठन किया गया था। और इंडो पैसिफिक में किसी भी तरह से चाइना एक अपनी हेजेमनी क्रिएट ना कर ले या फिर वो अकेला प्लेयर वहां पर ना रहे, इसके लिए क्वाड का गठन किया गया था। तो वो एक मुख्य मुद्दा रहने वाला है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्वाड सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब यूक्रेन में अभी भी रशिया की तरफ से हमले बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका का पूरा फोकस ये भी रहने वाला है कि किस तरह से क्वाड को एक ग्रुप की तो जैसे कि अक्षय भी बता रहे हैं यहाँ पर अदिति, क्योंकि चीन का कैसा रुख इस पर रहेगा ये भी देखना यहाँ पर होगा, क्योंकि जो क्वाड देश हैं वो उनका जो उद्देश्य है वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीज़ों को जो है वो सहयोग देना है एक तरीके से। और चीन को ये बातें पसंद नहीं आती। हालांकि चीन की विस्तारवादी नीति भी कई मुल्कों को पसंद नहीं आ रही है, भारत की भी इस पर नज़र है। तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या चर्चा होती है और क्या आउटकम यहाँ से निकल कर आता है। आज वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी परिसर विवाद जो है उस मामले में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई 5 महिलाओं की याचिका जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर के प्रतिदिन दर्शन पूजन की मांग की गई थी उससे जुड़ी हुई है। और अब जिला जज जो है फिर से इस मामले को अब देखेंगे और इस सुनवाई में पहले मस्जिद पक्ष की दलील जो है वो भी सुनी जानी है, जिसमें उनका कहना है कि 5 महिलाओं द्वारा दाखिल की गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसमें मस्जिद पक्ष के वकील अपनी दलील रखेंगे और जिला जज उनकी दलील के बाद हिंदू पक्ष से उनकी आपत्ति मांग सकते हैं या फिर इसके लिए समय भी दे सकते हैं। तो ज्ञानवापी केस जिला जज को ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था उसके बाद ये। तो आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कि मुस्लिम पक्ष के वकील जो हैं उनका क्या कुछ कहना है। कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी लोग इस लीकेज के पीछे, इस लीक होने के पीछे जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी जांच मैं करवाऊंगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा।
आप लोग कोर्ट में उनके खिलाफ डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लूंगा, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उसकी मैं इंक्वायरी की मांग करने जा रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं पहले भी कह दिया हूँ कि मैं जो भी लड़ाई लड़ूंगा लॉ के अनुसार लड़ूंगा और कोर्ट में लड़ूंगा, सड़क पर मैं नहीं लड़ूंगा। तो ये जो बातें लीक हुई थी आदित्य, उसका जिक्र ये कर रहे हैं कि मीडिया में रिपोर्ट कैसे आई सर्वे को लेकर, जो बातें बाहर आई थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई थी कि सर्वे लीक होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी कि ये बातें जो कोर्ट के सामने रखी जानी थी उसको मीडिया में कैसे जो है लीक किया गया। और ये मुस्लिम पक्ष के वकील थे अभयनाथ यादव, जिनका कहना है कि इस मामले को वो आगे तक लेके जाएंगे क्योंकि इसमें कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा जो कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन के मुकदमा ये चल रहा था, इसको ट्रांसफर करके जिला जज महोदय के यहाँ स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है। अब आज 23 तारीख, चूंकि सिविल जज द्वारा पूर्व में ही इसकी तारीख नियत थी, आज ये ट्रांसफर होकर फाइल जिला जज महोदय के यहाँ आएगी और जिला जज महोदय इस पर विचार करेंगे। जो भी एप्लीकेशंस पड़े हैं और जो भी चीजें करनी होगी वादी प्रतिवादी पक्ष को, उस पर सुनवाई करेंगे। जो भी न्यायालय आदेश करेंगे वो मान्य होगा। आज माननीय जिला जज के यहाँ उक्त मुकदमे की आज सुनवाई है, जिसमें वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ये लोग बहस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज पूरी फाइल जो है, जो लोअर कोर्ट सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चल रही थी सुनवाई, वो माननीय जिला जज के यहाँ कोर्ट में फाइल चली गई है। तो ज्ञानवापी के बाद ऐसे कई मामले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में ताबिश उठे हैं और दिल्ली में ऐतिहासिक कुतुब मीनार की जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा खुदाई कराए जाने का जो दावा था, उसको लेकर आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी निकला है। आज दिन भर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कल की संस्कृति विभाग ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को खुदाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन उस बात को अब साफ तौर पर उस बात से इनकार किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको लेकर यह साफ किया है कि ये खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और इसको लेकर उनसे पूछा गया था, जिस पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। और कई तरीके की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में जो हैं इसको लेकर आई थी कि खुदाई की खबरें जो हैं वो आई थी और उसको लेकर यहाँ पर अब सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये खबरें जो चल रही थी ये बेबुनियाद। कुतुब मीनार को लेकर दरअसल कई हिंदू संगठन इस तरह के दावे कर रहे थे कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां रखी हुई हैं और वो कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने तक की मांग कर रहे थे। तो अब इस बात को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि यहाँ पर कोई भी ASI का सर्वे करवाया जाएगा।